हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का अपना डिस्कशन। आज हम लोग जैसा कि मैंने अपनी स्ट्रेटेजी में बताया था कि हम लोग वीक में 1 या 2 दिन जो है वो प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, जिससे कि क्या होगा कि हम लोग को ये पता चलेगा कि क्वेश्चन किस लेवल के आते हैं और हमारी तैयारी कितनी है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे टीजीटी 2011 का क्वेश्चन पेपर। कौन सा? टीजीटी 2011 का। फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करेंगे तो 25 क्वेश्चंस ऑलमोस्ट करेंगे या फिर उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन के साथ मैं सारे क्वेश्चंस को आप लोगों को कराऊंगी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हमारे शरीर में। पहला क्वेश्चन है, चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट या नोट डाउन कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, जो आपको अच्छा लगे। तो पहला क्वेश्चन, हमारे शरीर में कुल कितना जल तरल पदार्थ के रूप में कोशिकाओं में रहता है? यानी कि पूछता है कि हमारी बॉडी में जल का कितना परसेंट रहता है। ऑप्शन है हमारा ए 25%, बी 50%, सी 70% या फिर बी 80%। तो हमारा ऑप्शन सही होगा, सी। ठीक है, कितना परसेंट जल रहता है हमारी बॉडी में? तो 70% जल जो है हमारे बॉडी में रहता है, क्योंकि बिना जल के हमारी बॉडी की कोई भी क्रियाएं नहीं हो सकती। हमारे बॉडी के अंदर जितनी भी क्रियाएं होती है वो जल की उपस्थिति में ही होती है। तो इसलिए हमारी बॉडी में जल तरल पदार्थ के रूप में कितना परसेंट रहता है? तो 70% रहता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विटामिन B3 को कहते हैं। तो विटामिन B3 को कहते हैं, चलिए देखते हैं। तो विटामिन, देखिए आप लोग यहाँ से ध्यान दीजिए कि हर एक विटामिन का केमिकल नेम हमारे जुबान पे रटा होना चाहिए। ठीक है, तो विटामिन बी यहाँ पे पूछा है, विटामिन B3 किसको कहते हैं? तो फ्रेंड्स देखिए, राइबोफ्लेविन कहते हैं विटामिन B12, विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन कहते हैं। ठीक है, विटामिन B5 नियासिन का रासायनिक नाम है। ठीक है, इसको कहते हैं विटामिन B5, ये है B2 जिसे कि राइबोफ्लेविन कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे विटामिन B3। तो देखिए ध्यान दीजिए, सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो गई थी। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, ठीक है, नियासिन, विटामिन B5 का रासायनिक नाम है नियासिन, और पायरोडॉक्सिन विटामिन B6, पायरोडॉक्सिन। और देखिए विटामिन B3 पेंटोथेनिक अम्ल जो है विटामिन B3 को कहते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, मरासमस रोग निम्न की कमी से होता है। तो यहाँ पूछा है कि मरासमस रोग किसकी कमी से होता है? ऑप्शन है हमारा प्रोटीन तथा कैलोरी, बी प्रोटीन, सी कैलोरी या फिर डी ऑल ऑफ एबो, यानी इन सभी के कारण। तो देखिए मरासमस रोग क्या है? एक बहुत ही ज्यादा कुपोषण जनित बीमारी है। ठीक है, इसमें क्या होता है, प्रोटीन तथा कैलोरी दोनों की कमी जब होती है हमारे बॉडी में, तो कौन सा रोग होता है? तो होता है मरासमस रोग। ध्यान दीजिएगा, प्रोटीन तथा कैलोरी की दोनों की कमी जब हमारे बॉडी में होती है तो हमें मरासमस रोग होता है। और केवल प्रोटीन की कमी होती है तो कौन सा रोग होता है? तो क्वाशीलकायर रोग जो होता है केवल प्रोटीन की कमी से। ठीक है, तो इसलिए कौन सा आंसर हमारा सही होगा? प्रोटीन तथा कैलोरी। प्रोटीन तथा कैलोरी से होने वाला रोग जो है वो मरासमस रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सोयाबीन में निम्न प्रोटीन पाया जाता है। तो सोयाबीन में कौन कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो ध्यान दीजिएगा कि सारे प्रोटीन को भी हमें अच्छे से लर्न करना है। तो ग्लूटेन पाया जाता है गेहूं में। ठीक है, लैक्टोब्यूमिन पाया जाता है दूध में। तो दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन लैक्टोब्यूमिन है और गेहूं में पाया जाने वाला ग्लूटेन है। तो सोयाबीन में पाया जाता है ग्लाइसिन। ग्लाइसिन प्रोटीन किसमें पाया जाता है? सोयाबीन में पाया जाता है। एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा कि जो सोयाबीन में पाए जाने वाला प्रोटीन है ग्लाइसिन, ये क्या है? यह एक पूर्ण यानी संपूर्ण प्रोटीन होता है। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और ये भी है कि सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें पाया जाता है? तो पाया जाता है सोयाबीन में। ठीक है, तो सोयाबीन में अगर हमें जंतु जगत से, वैसे तो जंतु जगत से भी मिलने वाले भोज्य पदार्थ में प्रोटीन पाया जाता है, लेकिन अगर दोनों की तुलना करें, दोनों को कंपेयर करें, फिर भी सोयाबीन में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है। ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। और आप लोग ये भी ध्यान दीजिएगा कि ये एक क्वेश्चन के साथ साथ देखिए ऑप्शन से हमारे
4 क्वेश्चंस और भी 3 क्वेश्चंस जो है वो और भी तैयार हो रहे हैं, इसलिए एक एक पॉइंट ध्यान से देखिएगा। अब हम लोग देखेंगे निर्णय लेने की प्रक्रिया का सही क्रम बताइए। तो फ्रेंड्स, डिसीजन मेकिंग का मैंने एक बहुत ही अच्छा वीडियो अपलोड किया है, आप लोग प्ले लिस्ट से जाके उसे ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो डिसीजन मेकिंग यानी निर्णय लेने की प्रक्रिया का क्रम बताइए। क्वेश्चंस का लेवल देख के समझ में आ रहा होगा आप लोगों के कि एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि निर्णय लेने की प्रक्रिया में सबसे पहले देखते हैं कि प्रॉब्लम यानी कि समस्या क्या है उसकी व्याख्या करना। तो पहला ऑप्शन होगा समस्या की व्याख्या करना। तो अब हम लोग अपने ऑप्शन में देखेंगे कि पहले नंबर पे किस में है। तो देखिए, ए में है और बी में है, सी और डी में नहीं है, तो इसको तो पहले ही आप लोग हटा दीजिए, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, समस्या की व्याख्या करते हैं, फिर विकल्पों को ढूंढते हैं कि कौन कौन से विकल्प हो सकते हैं उस समस्या के समाधान के लिए, ठीक है। तो वैकल्पिक समाधान का प्रयास करना यानी विकल्पों को ढूंढना, कौन कौन से विकल्प निकल सकते हैं। तो पहला और तीसरा, देखिए पहला और तीसरा, ठीक, यहीं से हमें आंसर मिल गया। अब फिर भी मैं आगे बताती हूँ कि वैकल्पिक समाधान का प्रयास करना, फिर उन सारे विकल्पों पर विचार करना कि कौन सा विकल्प हमें ज़्यादा लाभ देगा, ठीक है, किससे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, किससे कम बेनिफिट मिलेगा। तो उन सारे ऑप्शंस, जैसे ये प्रॉब्लम है, इसके कई सारे ऑप्शंस हमें मिलते हैं, तो उन सारे ऑप्शंस पे पहले विचार किया जाता है कि कौन सा हमारे लिए ज़्यादा सुटेबल रहेगा, ठीक है, उन पर विचार करना, ठीक है, उन पर विचार करना, फिर उन सब में से किसी एक यानी जो हमारे लिए बेस्ट है उस विकल्प का चयन करना। तो ये हो गया चयन करना, ठीक। अब देखेंगे लास्ट में निर्णय लेने की जिम्मेदारी, यानी कि जो निर्णय, जो डिसीजन हम लोग ले रहे हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमें ही लेनी चाहिए, चाहे उसका रिजल्ट अच्छा हो या बुरा। जिम्मेदारी लेने की जो है हिम्मत होनी चाहिए। इस तरीके से जो है निर्णय लेने का सही क्रम का ऑप्शन कौन सा सही होता है, बी, ठीक है फ्रेंड्स। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिक्षा के विस्तार के 6 मूल क्रम क्या है, यानी शिक्षा के विस्तार के मूल क्रम या स्टेप ऑफ एजुकेशन कौन कौन से है, मूल क्रम कौन कौन सा है। तो चलिए सबसे पहले देखेंगे हम लोग कि पहले नंबर पे आता है ध्यान देना, यानी जब भी हम कोई चीज़ किसी को सिखाते हैं तो हमें ये ध्यान देना चाहिए कि सामने वाला भी सीखने के लिए उत्सुक है या नहीं। तो हमारा पहला स्टेप होता है कि ध्यान देना। तो ध्यान देना देखिए पहले नंबर पे सही दिख रहा है, चौथा जो है वह पहले नंबर पे, तो इसमें दिखा और इसमें दिखा, यानी ए और सी में दिखा, बी में नहीं है, तो ये ऑप्शन आप लोग पहले से रिमूव कर दीजिए, ठीक है। अब देखते हैं, सबसे पहले क्या देखेंगे, ध्यान देना। फिर यह भी हम लोग देखेंगे कि जिस सामने वाले को जो चीज़ हम सिखा रहे हैं या बता रहे हैं तो उसकी रुचि है या नहीं, या फिर कंटेंट को हमको इस तरीके से प्रेजेंट करना जिससे कि उसका इंटरेस्ट यानी सामने वाले की रुचि उस विषय वस्तु में जो है जागृत हो सके, ठीक है। तो इसलिए दूसरा ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, तीसरे नंबर का। तो तीसरा नंबर ये देखिए इसमें भी है और इसमें भी है, ठीक है। इसके बाद अगर उसकी इच्छा जागृत होगी यानी रुचि यानी इंटरेस्ट हो गया तो उसकी क्या होगी, उसकी इच्छा होगी वो चीज़ सीखने की, ठीक है। एक एक स्टेप ध्यान दीजिएगा, उसकी इच्छा क्या होगी, सीखने की उसकी इच्छा जो है वह उत्पन्न होगी, ये भी देखिए दोनों में है। अब देखते हैं इसके बाद इच्छा उत्पन्न होने के बाद क्या होगा, उसको ट्रस्ट होगा यानी उसको विश्वास होगा कि नहीं ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ हमारे लिए बेनिफिशियल है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही होगा सेकंड नंबर का। फिर उसके बाद जो है काम यानी वर्क एज प्रोग्रेस होगा। फिर उसके बाद जो है वह सबसे लास्ट में आता है सेटिस्फैक्शन यानी कि संतुष्टि। इस तरीके से हमारा जो ए वाला ऑप्शन है वह सही है, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो एक एक पॉइंट बहुत ही अच्छे से स्टेप बाय स्टेप जो है हम लोग करेंगे और चीज़ें समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्न खाद्य वर्ग में से मुख्य खाद्य वर्ग कौन सा है, ठीक है। तो खाद्य वर्ग पे मैंने एक वीडियो अच्छी से अपलोड की है, आप लोग प्लेलिस्ट से जाके उसे देख लीजिएगा। तो देखिए मुख्य खाद्य वर्ग पूछा है कि मुख्य खाद्य वर्ग कौन सा है, तो डॉक्टर
एम स्वामीनाथन ने। डॉक्टर एम स्वामीनाथन ने कितने खाद्य वर्गों का वर्गीकरण किया है? तो 11। ठीक है, किसने किया है? तो डॉक्टर एम स्वामीनाथन ने 11 खाद्य वर्गों का वर्गीकरण किया है, जिनमें से गेहूं व मोटे अनाज जो है वह किस श्रेणी में आते हैं? तो मुख्य खाद्य वर्ग की श्रेणी में आते हैं। तो इस तरीके से ऑप्शन हमारा सही होता है बी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसार शिक्षा की मूल्यांकन साधन है परखने का, यानी प्रसार शिक्षा को परखने का कौन सा मूल्यांकन साधन है? तो वह है, देखिए ध्यान दीजिए, वह है कार्यालय अभिलेख, यानी कि जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जिनमें सारी चीजें जो है वह लिखी होती हैं, तो उससे क्या होता है? मूल्यांकन करने में आसानी होती है। इस तरीके से ऑप्शन सही होता है डी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कार्य सरलीकरण का अर्थ है वर्क सिंप्लीफिकेशन। कार्य सरलीकरण की भी वीडियो मैंने अपलोड की है, आप लोग प्लेलिस्ट से उसे भी देख लीजिएगा। कार्य सरलीकरण का अर्थ क्या है? कार्य करने की आदत को बदलना, श्रम बचत साधनों का प्रयोग करना, कार्य मूलक स्थान का संगठन और कार्य संग्रहीता में निपुणता। तो कार्य सरलीकरण का मतलब अर्थ होता है कि कम शक्ति और समय का कम समय जो है लगा के ज्यादा से ज्यादा काम को करना। ठीक है, ऐसा कार्य सरलीकरण का मतलब होता है कि ज्यादा काम हो लेकिन हमारी एनर्जी यानी हमारी शक्ति और हमारा समय दोनों ही बचे। तो इस तरीके से क्या होगा? हमें अपने कार्य करने की आदतों में बदलाव लाना होगा, अपने कार्य करने की आदतों को सुधारना होगा, जिससे कि नए तरीके से काम करने से हमारा समय और हमारी शक्ति दोनों बचेगी। इस तरीके से ऑप्शन सही होता है ए। नेक्स्ट देखते हैं। समय प्रबंधन का एक यंत्र है, यानी टाइम मैनेजमेंट कैसे होगा? तो टाइम मैनेजमेंट होता है डायग्राम से, वर्क डायग्राम से। वर्क डायग्राम में क्या होता है कि एक एक चीज कितने कितने समय में हुई ये उसमें नोट डाउन हो जाता है। डायग्राम की सहायता से हम लोग समझ सकते हैं कि कौन सा काम कितने समय में हुआ है। इस तरीके से हम लोग जब वो चीज अगले स्टेप यानी वो काम दूसरी बार करेंगे तो समय को ध्यान रखेंगे। तो समय प्रबंधन का एक यंत्र है कार्य वक्र या फिर वर्क डायग्राम। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बीए की गृह विज्ञान की 100 छात्राओं द्वारा प्राप्त अंकों का किस प्रकार औसत प्रयोग होना चाहिए? तो देखिए ये क्वेश्चन निकल के आया है स्टेट से। तो देखिए फ्रेंड्स, स्टेट है नहीं, फिर भी स्टेट के क्वेश्चन जो है वह पूछ लेता है कभी कभी। तो देखते हैं, इसका आंसर होगा माध्यिका। माध्यिका के द्वारा ही जो है औसत निकाला जाता है। ठीक है, स्टेट के भी सीरीज में लेके आऊंगी, जिसमें कि आपको बेसिक स्टेट जैसे मध्यमान, मध्यांक और बहुलांक इन चीज़ों को निकालना और स्टैट्स के जो भी थ्योरी सेक्शन होंगे वो भी मैं कंप्लीट कराऊंगी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। किसी भी अध्ययन से संबंधित मूलभूत शोध कार्य के समूह को कहते हैं। ये भी रिसर्च से क्वेश्चन है। तो देखिए, तो इसमें आंसर हमारा सही होगा ए, यानी कि संदर्भिका। संदर्भिका में ही अध्ययन से संबंधित सभी मूलभूत शोध कार्य को जो है वह लिखा जाता है, वह संदर्भिका में ही हमें मिलता है। नेक्स्ट है हमारा, ऐसी स्थिति जिसमें स्तरबद्ध नमूना चयन के तरीके प्रभावकारी होते हैं, वे कौन है? तो देखिए, जो एक्सटेंशन एजुकेशन होता है वो बेसिकली किसके लिए ज़्यादा है? तो वो है रूरल एरिया, यानी ग्रामीण लोगों के डेवलपमेंट के लिए ही एक्सटेंशन एजुकेशन जो है वो बनाया गया है। तो इसलिए हम लोग इस तरीके से भी लगा सकते हैं कि जो ग्रामीण क्षेत्र के निवासी हैं उनमें से ही स्तरबद्ध नमूना चयन करने के जो है वह प्रभावकारी तरीके हैं। कहाँ से हमें मिलेंगे? तो मिलेंगे हमें ग्रामीण क्षेत्रों से। नेक्स्ट है हमारा डिम्ब अवस्था है। ये है देखिए चाइल्ड डेवलपमेंट से डिम्ब अवस्था है। क्या है? गर्भाधान से 2 सप्ताह तक, ऑप्शन बी तीसरे सप्ताह से दूसरे माह तक, ऑप्शन सी है तीसरे माह के प्रारंभ से जन्म लेने तक, और ऑप्शन डी है स्त्री का अंडाणु। ठीक है, तो इसमें इसका आंसर सही होगा कि गर्भाधान से 2 सप्ताह तक जो है वह भ्रूण क्या कहलाता है? डिम्ब अवस्था कहलाती है। ठीक है, गर्भाधान से देखिए
ध्यान दीजिए, गर्भाधान से 10 दिन तक जो है वो भ्रूण जो है वो गर्भ में तैरता रहता है। 10 दिन पश्चात वो माता के गर्भ की दीवार से चिपक जाता है और भोजन के लिए माता पर निर्भर हो जाता है। इसलिए गर्भाधान से 2 सप्ताह तक की अवस्था को डिंब अवस्था कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, स्वस्थ सामान्य शिशु की लंबाई होती है। तो स्वस्थ सामान्य शिशु की लंबाई है 18 से 20 इंच। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ आ रही होंगी और ये सीरीज़ आपको अच्छी लग रही होगी। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शारीरिक विकास सिर से पैर की ओर होता है। तो जो बच्चा होता है उसका शारीरिक विकास 2 तरीकों से होता है। एक तो होता है सिर से पैर की ओर और दूसरा होता है निकट से दूर की ओर। तो देखते हैं, तो सिर से पैर की ओर होने वाला विकास कैसा होता है? तो सिर से, देखिए, सिर से पैर की ओर। और जो निकट से दूर की ओर होता है तो वो होता है सेंटर से ऐसे और ऐसे। तो जो शारीरिक विकास सिर से पैर की ओर होता है तो उसे कहते हैं मस्तकाधोन्मुखी विकास, ठीक है। और जो विकास सेंटर से होकर होता है तो वो कहलाता है निकट दूर विकास, ठीक है। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूर्व किशोरा अवस्था की उम्र है। तो पूर्व किशोरा अवस्था की उम्र है 13 से 17 वर्ष। विकासात्मक कार्य वे हैं, देखिए ये डेफिनेशन है क्वेश्चन। विकासात्मक कार्य वे हैं जो किसी प्राणी के जीवन की निश्चित आयु पर ही प्रकट होते हैं। इन क्रियाओं की सफलता पूर्वक प्राप्ति से प्रसन्नता होती है। ये डेफिनेशन किसका है? तो ये डेफिनेशन है, देखिए, बी हरलॉक का। ये क्वेश्चन आया है चाइल्ड डेवलपमेंट से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जब दमित संवेगों की अभिव्यक्ति, यानी कि जो फ्रस्ट्रेशन होता है जब हम अपने संवेगों को अपने अंदर दबा लेते हैं और उनकी अभिव्यक्ति क्रिएटिविटी तरीके से हो, ठीक है। संवेगों को दबाने के बाद जो होता है उनकी अभिव्यक्ति करना जरूरी होती है। तो बहुत सारी अभिव्यक्ति क्या होती है? गुस्से के रूप में बाहर निकल आती है, ठीक है। तो उन संवेगों की अभिव्यक्ति अगर सृजनात्मक एवं सांस्कृतिक क्रियाओं यानी क्रिएटिविटी द्वारा की जाती है तो उसे कहते हैं मानसिक रेचन, ठीक है। यानी कि हम लोग जब अपने संवेगों को दबा लेते हैं पर उसकी अभिव्यक्ति जब करते हैं, क्रिएटिविटी, एज ए क्रिएटिविटी हम अपने जो इमोशंस होते हैं उनको बाहर निकालते हैं, तो वो प्रक्रिया कहलाती है मानसिक रेचन। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, उच्च रक्तदाब से पीड़ित रोगी को देना चाहिए। तो उच्च रक्तदाब से पीड़ित रोगी को कम सोडियम आहार देना चाहिए। कम सोडियम आहार का मतलब कि नमक जो है वह कम होना चाहिए। कम नमक वाला आहार उच्च रक्तदाब से पीड़ित रोगी को देना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये मेरा 20 क्वेश्चन आज आप लोगों के लिए कैसा रहा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।